नमस्कार। प्रबल प्रताप सिंह राणा प्रबल आप सबके सामने उपस्थित हूँ। साहित्य 24 का एक कार्यक्रम है द प्रबल राणा शो। उस शो को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ और आज हमारे अतिथि हैं इसमें सब दर्पण साहित्य समूह के अध्यक्ष, एक कवि, एक उपन्यासकार और हिंदू और राष्ट्रवाद के प्रखर चिंतक हमारे छोटे भाई श्री मानव सिंह राणा सोम जी, जो कि आए हैं गीत ऋषि गोपाल दास नीरज की धरती अलीगढ़ से। तो मानव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मैं आपका और वंदन अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ। और आपकी ख्याति है, आपका एक स्तर है, आपका एक विचार है, जो कि मैं जैसे सभी विदित है, मेरे साथियों को विदित है कि मैं आपके साथ भी सब दर्पण में जुड़ा हुआ हूँ, उसका भी संस्थापक सदस्य हूँ। और यहाँ साहित्य 24 में मैं यहाँ पर इनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो इस नाते मैं आपको यहाँ आमंत्रित किया है कि मैं यहाँ उपाध्यक्ष हूँ, और इस नाते आपको आमंत्रित किया सब दर्पण के अध्यक्ष के नाते नहीं, आपको किया है आपके उपन्यास और आपकी कविताएं ओज और सामाजिक विषयों पर कविताओं के लिए आज वार्ता करेंगे। वार्ता से पहले मैं चाहूंगा कि आप सरस्वती वंदना करें, जिससे कि माँ सरस्वती यदि पटल पर विराजमान होंगी तो हमें फिर वार्ता करने में आनंद आएगा। जी, मैं शुरुआत करता हूँ एक मुक्तक से, माँ शारदे को समर्पित करता हूँ कि शब्द मेरे हो रहे हैं, शब्द मेरे हो रहे हैं, शब्द में खोने को हूँ, कुंठित हुए सारे विचार शब्द से धोने को हूँ। शब्द की महिमा तू देना मात मुझको शारदे, शब्द के भंडार से मैं शब्द का होने को हूँ, शब्द के भंडार से मैं शब्द का होने को हूँ। और माँ को याद करते हुए एक छोटी सी एक आराधना मैं माँ के चरणों में रखता हूँ, निवेदित करता हूँ। शक्ति का हाथ हो राह आसान हो, दीजिए साज सारी हमें शारदी, हमें शारदी। शक्ति का हाथ हो राह आसान हो, दीजिए साज सारी हमें शारदी, हमें शारदी। भाव हो ये कलायुक्त आराधना, भाव हो ये कलायुक्त आराधना। द्वार में हूँ खड़ा मात ओ शारदी, मात ओ शारदी। बात मेरी यही सिर्फ माँ मानना, बात मेरी यही सिर्फ माँ मानना। शिष्य जानो हमें कंठ को प्यार दे, उमा शारदे। सीख दोषोद्धता वर्तनी में रहे, सीख दोषोद्धता वर्तनी में रहे। हाथ है मात के जीत दे हार दे, उमा शारदी। शक्ति का हाथ हो राह आसान हो, दीजिए साज सारी हमें शारदी, हमें शारदी। जय मां शारदी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ शारदे का निश्चित रूप से पटल पर आगमन हो चुका है, और माँ शारदे इतनी करुण और मन से की हुई वंदना को अवश्य ही माँ आएंगी, और आने के पश्चात जब आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम सफल होगा। और मैं कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले जी, अगर अनुमति हो तो, चूंकि आज हिंदी दिवस है, तो एक जी माँ हिंदी की आराधना में एक सवैया और रख दूं शुरुआत में। जी, स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत जी। जो हिंदी को जान गयो,
बाकी तो बस जानी है हिंदी। जो हिंदी को जानी गयो, बाकी तो बस जानी है हिंदी। हिंदी से मिल कर लग तो है जैसे एक सम्मान है हिंदी। जैसे एक सम्मान है हिंदी। हिंदी के मैं कितनी गुण गाऊं, मेरी तो पहचान है हिंदी। हिंदी को की तुम अलख जगा लो, माता के समान है हिंदी। हिंदी की तुम अलख जगा लो, माता के समान है हिंदी। माता के समान है हिंदी। जी। वाह वाह, माता के समान है हिंदी, माता के समान है हिंदी। और चूंकि आपने एक मुक्तक सुनाया, तो मैं आपका एक मुक्तक और सुनाना चाहता हूं आपको और सभी दर्शकों को भी, कि आपके मुक्तक हिंदी के अलावा भी आप सिर्फ ये नहीं कि हिंदी विषय पे आप मुक्तक लिखते हैं या सवैया लिखते हैं या फिर आप रचना लिखते हैं। आपकी प्रसिद्ध मुक्तक एक मैं सुनाना पसंद करूंगा। तुम पावन शब्द बनो मेरे, तुम पावन शब्द बनो मेरे, मैं गीत तुम्हारा हो जाऊं। तुम पावन शब्द बनो मेरे, मैं गीत तुम्हारा हो जाऊं। तुम खुशबू का मकरंद बनो, तुम खुशबू का मकरंद बनो, मैं मीत तुम्हारा हो जाऊं। तुम खुशबू का मकरंद बनो, मैं मीत तुम्हारा हो जाऊं। मैं गीत लिखूं जब भी मन के, मैं गीत लिखूं जब भी मन के, तुम भाव व्यंजना हो जाओ। मैं गीत लिखूं जब भी मन के, तुम भाव व्यंजना हो जाओ। तुम राग बनो मेरे मन का, मैं संगीत तुम्हारा हो जाऊं। मैं संगीत तुम्हारा हो जाऊं। तो आप निश्चित रूप से जो लिखते हैं बड़े मन से लिखते हैं। और आपसे वार्ता प्रारंभ करने से पहले मैं दो शब्द साहित्य 24 के बारे में बताना चाहता हूं कि साहित्य 24 पूरे भारतवर्ष में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य और साहित्यकारों के विमर्श, प्रस्तुति और प्रकाशन के द्वारा भारतीय संस्कृति व भारतीयता का प्रसार करता है, और साहित्य प्रबल भी इस कार्य में उनका छोटा सा सहयोगी है। और मैं आपका शो में पुनः स्वागत करता हूं, और यदि आप सहज महसूस कर रहे हों तो मैं आपसे वार्ता प्रारंभ करूं। जी जरूर। तो यद्यपि ऐसे प्रश्न आएंगे इसमें, क्योंकि मैं आपसे भली भांति परिचित हूं, हम वो लोग साथ में काम करते रहे हैं, अभी भी लगातार कार्य कर रहे हैं साथ में। और चूंकि आजकल सोशल मीडिया बड़ा वर्सेटाइल है, तो आपको एक पक्ष आपका होता है कि आप अपना जो एंटरप्राइज है उसे करेंगे, और दूसरा पक्ष ऐसा है कि आपको एज ए फ्रीलांसर आपको बाकी साहित्य की सेवा करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक जगह बैठकर साहित्य की सेवा नहीं कर सकते। जैसे आपको सब दर्पण के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते आपको सब दर्पण के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ेंगे, लेकिन उसी दौरान उसी काल में आपको दूसरी संस्थाओं के साथ में सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ मित्रों के लिए कार्य करना पड़ेगा, और कई बार तो नए नए व्यक्तियों के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। तो उसी क्रम में हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, स्थान के बारे में बताएं, अपने माताजी और पिताजी के बारे में बताएं, और स्थान के बारे में जो विशेषताएं हैं उनको अवश्य बताएं। तो स्वागत है आपके उत्तर का। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, एक ऐसी जगह पर जन्म हुआ मेरा जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु भाई शंकर देव मुनि परमहंस की जन्मभूमि है। वह ग्राम रोहना सिंहपुर अलीगढ़ में, और मैं वहाँ से जन्म मेरा वहाँ हुआ। हम बेसिकली जो हमारे पूर्वज जो बिलोंग करते हैं वो मेरठ से करते हैं। मेरठ में गढ़ रोड पर गांव पड़ता है हमारा पचगांव, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेरठ भी मुझे अपना लगता है, और जन्म स्थान मेरा ग्राम रोहना सिंहपुर अलीगढ़ में है, जो कि अति पावन और पुनीत है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े देश के बड़े संत शंकर देव मुनि परमहंस जी का जो है जन्म हुआ।
और उन्होंने अपना बाल्यकाल यहाँ पर बिताया। तो इस नाते भी मुझे जो है गौरव महसूस होता है कि मैं ऐसी जगह पर मैं आकर के जन्मा। पिताजी पेशे से अध्यापक से रिटायर हैं और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पे समाज में कैसे ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें इस पर बहुत फोकस किया और आज भी एक समाज सेवी के तौर पे वो काम करते रहते हैं। माताजी गृहिणी हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक रुचि और उनकी सौम्यता कहीं न कहीं हमें मिली, गिफ्ट में मिली। तो ये एक छोटा-सा परिचय है मेरे बाल्यकाल का। जी। निश्चित रूप से आपने जो बताया कि मूल रूप से जहाँ के आपके फोर फादर्स आपके जो है वो स्थान आपका मेरठ में पड़ता है, गढ़रोड पड़ता है, जिला मेरठ पड़ता है वो। लेकिन आपका जन्म अलीगढ़ के पास में रोहना सिंहपुर गांव में हुआ, जो कि बहुत बड़े महान संत की जन्मभूमि भी है। तो एक पुण्य भावना आएगी मन में निश्चित रूप से जब आप किसी धार्मिक संस्कार किसी गांव में किसी स्थान में होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बोलते हैं कि ग्राम देवता सबसे बड़ा होता है। तो उस ग्राम देवता में निश्चित रूप से बहुत से पुराने संतों और महात्माओं का योगदान है। तो आपका विचार निश्चित रूप से धार्मिक और सात्विक होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे वार्ता में पता चलेगा कि क्या क्या बातें कैसी हुई। एक और प्रश्न आता है कि आप मूल रूप से रहने वाले मेरठ जिले के थे, तो किस प्रकार कैसे क्या घटना हुई, कैसे संयोग हुआ कि आप लोग अलीगढ़ आ गए, अलीगढ़ के गांव में आपका जन्म हुआ, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हमारे बाबा की ससुराल अलीगढ़ में थी। तो उसके बाद वो यहाँ से काफ़ी आना जाना उनका होता था। फौज से जब वो रिटायर हुए तो अलीगढ़ में आना जाना काफ़ी होता था। अलीगढ़ के पास में एक गांव पड़ता था पड़का, तो वहाँ तालिब नगर के पास में पड़का, तो वो वहाँ बहुत आना जाना होता था। तो उसी समय यहाँ कासिमपुर पावर हाउस के पास में ही एक जगह पड़ती है छेरत, वहाँ डेयरी फार्म था सरकारी। तो उसमें एक जगह निकली तो बाबा वहाँ जो है पोस्टेड हो गए। जब बाबा वहाँ पोस्टेड हो गए तो पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई और धीरे धीरे करके यहाँ जिस गांव में हम रहते हैं रोहिना सिंहपुर, यहाँ हमारी ताऊ जी की शादी हो गई। तो यहाँ से एक ऐसा लिंक बना और ये हमारी ननिहाल हो गई इस नाते। और जन्म स्थान तो है ही लेकिन ननिहाल भी है। और जब बाबा रिटायर हुए तो बाबा के जो समधी साहब थे यानी हमारे नाना जी, उन्होंने निवेदन किया कि दोनों समधी एक साथ रहेंगे, आप यहीं जमीन ले लो, यहीं आ जाओ और यहीं रहो। तो तब से फिर बाबा ने यहीं जमीनें खरीदी, यहीं जो है हम शिफ्ट होते गए। फिर पिताजी की जॉब वगैरह लगती गई, चाचा जी वगैरह, और हम सब शिफ्ट होते चले। बहुत रोचक जानकारी मिली। देखिए किस प्रकार सकारात्मक रूप से माइग्रेशन होता है इंडिया में कि, लेकिन फिर भी देखिए कि आपकी स्वयं की जड़ अलीगढ़ में है, आपके पिताजी आपके दादाजी की जड़ वहां है, तो मूल को हमेशा पहचानते हैं। और मैं जैसे भी बेंगलुरु में रह रहा हूँ और मेरा भी जीवन ऐसे रहा था कि बचपन में उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों में रहा। तो जब किसी भी परिवार में कई स्थान की संस्कृति मिल जाती है तो कहीं ना कहीं लाभ बहुत होता है उसका। तो शायद वही लाभ आपको आगे आपके अनुभव में आया। तो आगे बढ़ेंगे। हमारे हमारे पिताजी का जी। जन्म भी जो है अलीगढ़ में ही हुआ था। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज हो गई। हाँ, यानी कि जन्मभूमि आपकी आपके पिताजी की अलीगढ़ में है, अलीगढ़ जिले में है और जी, अलीगढ़ के नजदीक भी है बिल्कुल। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज आनी चाहिए अभी तो। आ रही है, आ रही है।
आगे बढ़ने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि आपसे ये प्रश्न करना पड़ेगा कि जब जन्म हुआ, जन्म के पश्चात आपका बचपन था, तो बचपन में आप प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की आपने, और उस समय का कोई संस्मरण, कोई बातें ऐसी जो कि हम सबके साथ साझा कर सकें, आप ऐसी बातें। जी, मैं सबसे पहले जब हमारी शुरुआत हुई, जब हमने पहली क्लास में शुरुआत की, तो पास में ही गांव पड़ता था दुम्हेरा, और वहां पिताजी की पोस्टिंग थी। पिताजी चूंकि स्कूल में थे, बेसिक में थे, तो पिताजी सहायक अध्यापक थे दुम्हेरा में। तो पिताजी के साथ ही पहली बार साइकिल पे हमने जाना चालू किया था स्कूल, और हमने 5वीं तक पिताजी के स्कूल में अपनी एजुकेशन पाई। उसके बाद पास में ही एक इंग्लिश स्कूल खुला था उसी समय, उस जमाने में। तो पनेठी के पास में खानगढ़ी एक जगह पड़ती है, वहां पे पिताजी मेरा टेस्ट दिलवाने पहुंचे, तो वहाँ टेस्ट से मुझे फिर से दूसरी क्लास में लिया गया, और इस तरह से हम 5वीं से दूसरी में आ गए। और फिर हमने वहाँ से 8वीं तक पढ़ाई की। 8वीं के बाद फिर हमारी एजुकेशन पास में ही कस्बा है अकराबाद। अकराबाद में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में हमने 12वीं तक की शिक्षा जो है प्राप्त की, बल्कि 11वीं तक की शिक्षा वहाँ प्राप्त की। और उसके बाद फिर हम कानपुर चले गए अपने ताऊजी के पास, और वहाँ फिर नागरजी विद्यालय कृष्णा नगर में हमने जो है अपना 12th किया, और वहाँ से 12th करके फिर हम अलीगढ़ आ गए। ये हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी। और प्रारंभिक शिक्षा में यूं तो बहुत से वाकये होते हैं, बहुत से संस्मरण होते हैं, लेकिन कोई ऐसा विशेष संस्मरण याद नहीं आ रहा कि जिसको कि अभी पटल पे रखा जाए। यूं यादें बहुत सी जुड़ी हुई हैं। चलो कानपुर की एक याद आ रही है। हमारे एक टीचर थे तिवारी जी, और वो RN तिवारी जी, वो बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति थे। आ, हम थोड़े चंचल थे शुरू से ही। तो हम पिताजी का फोन पहुंचा, पिताजी ने कहा कि 2 दिन के लिए घर घूम जाओ। तो मैं कानपुर से अलीगढ़ आया। उसके बाद 5 सितंबर आने वाला था, तो लगा कि कुछ अध्यापकों को गिफ्ट देना चाहिए, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनसे हमें मोहब्बत है, उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो पहले हम काफी विचार करते रहे, फिर हमें दिमाग में आया जी कि हमारे जी अलीगढ़ में तो ताला मशहूर है, तो हमें उनके लिए एक ताला लेके जाना चाहिए। तो हम उनके लिए एक ताला लेके गए। ट्यूशन में जब शाम को पहुंचे, तो हमने उनको वो ताला जो है, एक हम विशेष तरह का ताला ले गए थे, जिसमें चाबी वही होती थी, लेकिन लॉक तब खुलता था जब उसमें एक बटन दबाना पड़ता था, फिर उसके बाद एक नया द्वार खुलता था, उसमें जाके चाबी डाल के वो खुलता था। हमने ले जाकर के चुपचाप उन्हें पैक करके और वो दे दिया, बताया नहीं उसके बारे में। और जानते थे कि सर खोल नहीं पाएंगे, तो हमने जानबूझ करके उन्हें नहीं बताया। ये चंचलपन था। वो घर लेकर के पहुंचे, पूरे घर ने उसे खोलने की कोशिश की। बस हमने उन्हें ये बता दिया था कि ये थोड़ा अलग तरह का ताला है, इसको अगर आप खोल के दिखा दो तो गारंटी है। उन्होंने पूरा जोर लगाया, उनके परिवार ने भी खोलने की कोशिश की, वो बार बार उसी में डालें घुमाएं चाबी, लेकिन वो जो है खुले ही नहीं लॉक। दूसरे दिन आए, वो ताला हमारे हाथ में दे दिया, बोले मानव तुम्हारा ताला खराब है, और तुम जो है ऐसा ताला लेके आए हो जिससे कि जो है पूरा घर परेशान हो गया, ये ताला खुलता ही नहीं, या तो इसकी चाबी गलत है या ये ताला गलत है। मैंने कहा सर ये ताला भी सही है और इसकी चाबी भी सही है, पर
इसको कानपुर के चोर नहीं खोल सकते, इसको तो कोई अलीगढ़ वाला ही खोलेगा। और मैंने कहा आपको मैंने इसलिए दिया है कि आपके घर में अगर ये ताला लग जाए तो उसके बाद हाँ कानपुर के चोर माथा पच्ची करते रहे, लेकिन ये ताला खुलेगा नहीं उनसे। हाँ तो बोले कि ऐसा क्या है दिखाओ। फिर मैं वो पूरे ट्यूशन में सबके सामने जब मैंने वो खोल के दिखाया और उन्हें प्रोसेस बताया, बोले वाकई में हमारे कानपुर के चोर नहीं खोल पाएंगे। मैंने कहा जी। तो ये एक मखौल, एक मस्ती थी उस समय की, बचपन की। होता है बचपन में। तो क्या होता है कि बच्चों की सभी शरारतें माफ होती हैं, लेकिन शरारत में भी अगर कहीं पॉजिटिवनेस हो तो वो शरारत भी टीचरों के मन में घर कर जाती है, और जो शिक्षक होते हैं वो बच्चे को और अधिक प्यार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आपकी एक रचना सुने, उस रचना के बाद वार्तालाप आगे बढ़ाएं हम। जी जी जी। चूंकि आज हिंदी दिवस है, वहां मैंने एक प्रार्थना हिंदी के लिए जरूर की थी, लेकिन अब मैं एक छोटी सी कविता हिंदी के लिए जो है, इसका शीर्षक है माँ समान हिंदी। और इस मंच के माध्यम से, साहित्य 24 के इस मंच के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हिंदी वाकई में हमारी माँ है। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। आप किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, भाषा को समझते हैं, भाषा के लिए काम करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी माँ के लिए काम करना एक अलग बात है। हिंदी हमारी माँ है, और माँ को नेग्लेक्ट करके आप किसी के पास भी चले जाइए, वो प्यार नहीं मिलेगा, वो दुलार नहीं मिलेगा। इसलिए माँ को मत भूलो, माँ के साथ सबका सम्मान करो, लेकिन माँ को मत भूलो। तो मैं एक छोटी सी रचना रखता हूँ। सुरम्यता और सतता की पहचान है हिंदी। सुरम्यता और सतता की पहचान है हिंदी। भावों की संवाहक, भाव प्रधान है हिंदी। जन जन की संवेदनाओं को अंक में समेटे, जन जन की संवेदनाओं को अंक में समेटे, हमारे लिए तो हृदय से माँ समान है हिंदी। हमारे लिए तो हृदय से माँ समान है हिंदी। हृदय से माँ समान है। एक एक शब्द, एक एक शब्द वीणा की झंकार जैसा है। एक एक शब्द वीणा की झंकार जैसा है। एक एक शब्द नदिया की फुहार जैसा है। विनम्रता और ओज का सम्मान है हिंदी। हमारे लिए तो हृदय से माँ समान है हिंदी। हमारे लिए तो हृदय से माँ समान है हिंदी। हर शब्द कलरव करते पक्षी का मान जैसा है। हर शब्द कलरव करते पक्षी का मान जैसा है। हर शब्द परियों के सौंदर्य की जान जैसा है। सौंदर्य और प्रकृति का सच्चा मान है हिंदी। हमारे लिए तो हृदय से माँ समान है हिंदी। हमारे लिए तो हृदय से माँ समान है हिंदी। हर शब्द नव चेतना, हर शब्द नव चेतना, नव संचार जैसा है। हर शब्द नव राग, नव व्यवहार जैसा है। नवीनता लिए, नवीनता लिए पुरातन की पहचान है हिंदी। हमारे लिए तो हृदय से माँ समान है हिंदी। हमारे लिए तो हृदय से माँ समान है हिंदी। अंतिम पद है इसका। सुओम, सुओम तुम विनम्र हो, सुओम तुम विनम्र हो, हिंदी का आभार है। सुओम तुम विनम्र हो, हिंदी का आभार है। हिंदी में मिला जन्म, ये ईश का उपकार है। उपहार करते व्यर्थ नहीं, उपहार करते व्यर्थ नहीं, कर का मान है हिंदी। हमारे लिए तो माँ समान है हिंदी। हमारे लिए तो माँ समान है हिंदी। हमारे लिए तो माँ समान है।
बहुत अच्छा। और हिंदी माँ के समान है निश्चित रूप से। आपकी जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा माँ के समान है। जैसे भारत माता है, अपनी स्वयं की माता है और माता बहनें हैं, उसी प्रकार हिंदी भी एक माँ का ही रूप है। उसे उस रूप में मानेंगे तो हम अधिक सम्मान कर पाएंगे, और खुद तो स्वयं सम्मान करेंगे ही। कहीं अपमान हो रहा होगा तो यदि हिंदी को माँ मानेंगे तो उस अपमान का प्रतिकार भी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। बहुत अच्छा। और आगे बढ़ते हैं। आपकी रचना सुनिए, आपकी आपके प्रारंभिक शिक्षा के समय के आपके कुछ संस्मरण सुना आपका एक। तो आप, जैसे कि मालूम पड़ा, आप जैसे आपने वार्ता में बताया था कि आपने अनुभव बताया कि बच्चे चंचल तो होते हैं, लेकिन चंचलता के साथ आप संवेदनशील भी थे, क्योंकि जब आपने अपने गुरु को जब भेंट दी तो भेंट के साथ साथ बताया भी कि उसमें आपने अपनी विद्वता का परिचय दिया है, और शिक्षा के प्रति भी आप समर्पित थे, क्योंकि पिताजी शिक्षक थे और शिक्षक रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद में वो जनसेवा कर रहे हैं। तो शिक्षकों के बच्चों को शिक्षा पे अधिक जोर देना पड़ता है, उसी प्रकार उसकी भावनाएं बन जाती हैं। लेकिन साहित्य के प्रति झुकाव कब हुआ आपका फिर, शिक्षा के प्रति समर्पित होने के बावजूद? किस प्रकार से हुआ, क्या घटना थी, किसने प्रेरित किया आपको, कैसे हुआ? यूं पढ़ने का शौक मुझे बचपन से रहा, और अपनी पुस्तकों के अलावा मुझे हमारे घर में पिताजी रामायण और महाभारत, ये सभी पुस्तकें जो है, शाम को कोई न कोई पुस्तक खुद बैठते थे पढ़ने और हमें सुनाते थे। कभी भागवत पढ़ रहे हैं, कभी रामायण पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने की आदत हमें भी वहीं से लगी, और रामायण के हम बहुत शौकीन रहे शुरू से। फिर धीरे धीरे हमने 6 साल की उम्र में हमने रामायण कंठ पढ़ना शुरू कर दिया था, मंचों पे जा जाके, जहाँ रामायण पाठ होते थे वहां जा जा करके। तो हमें बहुत शौक। फिर धीरे धीरे पिताजी ने कुछ पुस्तकें लाके दी। तो उस जमाने में एक पुस्तक आती थी चंपक, तो चंपक पढ़ा करते थे। कभी स्टेशनों से जब गुजरते थे तो पिताजी दिलाते थे। इसके अलावा फिर हमें जब थोड़े बड़े हुए और 11वीं 12वीं तक आए तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पता चला। हमने उनको पढ़ा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को पढ़ा, वो हमारे सबसे बहुत प्रिय थे। और बहुत से रचनाकारों को पढ़ा, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, महादेवी वर्मा जी हो, सुमित्रा नंदन पंत जी हो। तो धीरे धीरे पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। कभी लिखने का विचार नहीं आया, और पहली बार लिखने का जब विचार आया तो वो सन 98 की बात थी। हमें पहली डायरी हमारे चाचा जी ने हमें गिफ्ट दी थी। अच्छा, और तो वो डायरी जब हाथ में आई तो लगा कि कुछ लिखना चाहिए। तो उसके बाद ही ये कारगिल वाला जो है मैटर हुआ जी। तो उसमें 6 सैनिक हमारे देश के, जिनको पाकिस्तान कब्जे में करके ले गया, और उनको किडनैप करके उनके गुप्तांग काट दिए गए, उनके कान नाक और ये सब करके विक्षिप्त करके शरीरों को भेजा गया। और वो शरीर जब गुजर रहे थे जिन जिन स्टेशनों से होकर के, जब वो गाड़ी में जा रहे थे, तो हजारों हजार लाखों लोगों की भीड़ लग जाया करती थी, जयकारे लगते थे। और उस समय हम चाचा जी के यहाँ गए हुए थे, छोटे वाले चाचा जी के यहाँ, ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ वो दृश्य हमें देखने को मिला। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी, वहाँ लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया,
और वहां से जब हम लौटे तो हमारा खून खौल रहा था और हमें ये लग रहा था कि हमें भी बॉर्डर पे भेज दिया जाए। हम बच्चे थे लेकिन हमें ये लग रहा था कि हमें भी बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो आज ही हम पाकिस्तान का काम तमाम कर दें। जी वो दौर था, वो खून का उबाल था, डायरी हाथ में थी, बस मन किया कुछ लिखने का तो पहली लाइनें लिख डाली, भले शीश देश पर चढ़ जाए पर दे सकते कश्मीर नहीं, ये भारत माता का ताज है कोई बिकती हुई तस्वीर नहीं। वाह कारगिल वाह पर आक्रमण कर तुमने अपना ईमान दिखाया है, कितने वादों के सच्चे हो ये आज सभी को बतलाया है। अब पाकिस्तान तुम बच नहीं सकते, हिंदुस्तान को समझना हलवा खीर नहीं, भारत माता का ताज है ये कोई बिकती हुई तस्वीर नहीं। तो ऐसा वाह करके कुछ लाइनें लिखी थी, पूरा आज भी याद नहीं है। तो जी वो पहली जो रचना थी वो बड़ा आक्रोशित करने वाली थी। और जब हम वहां से लौट के आए छुट्टियां बिता के और आकर के हमने वो रचनाएं पिताजी को सुनाई, फिर उसके बाद अपने अध्यापकों को सुनाई, तो उन्होंने बड़ा प्रोत्साहित किया। और एक अध्यापक थे, उन्होंने हमें पहला इनाम 10 का नोट दिया हमें। वो 10 रुपए बड़ा अलग सा अनुभव देने वाले थे और उसने हमें प्रेरित किया लिखने के लिए। कविता तो वो हमने पहली लिखी थी लेकिन उसके बाद हम पद्य की जगह गद्य में बढ़ते चले गए। हमने आलेख लिखना चालू किए, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में लिखना चालू किया, दैनिक जागरण, अमर उजाला के लिए लिखना चालू किया। हमारे छोटे छोटे कॉलम जो आते थे उस समय, तो उस कॉलमों में हमारे जो है लेख छपते थे। तो हमें बड़ा खुशी होने लगी कि हमारे लेख जो है यहाँ भी जाने लगे। हमें लिखना बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ साप्ताहिक और वैसी पत्रिकाएं थी तो उनमें भी हमने लिखना प्रारंभ किया। ऐसे करते करते हमारा साहित्यिक रुझान बढ़ने लगा और इसी रुझान में धीरे धीरे करते हुए सन 2002 में हमें पहली बार मुलाकात हुई हमारे साहित्यिक गुरु आदरणीय ज्ञानेंद्र साध जी से, वाह वाह जो कि एक बड़े साहित्यकार हैं। बड़े साहित्यकार, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने वो दौर देखा है कि अलीगढ़ के बड़े से बड़े जिस शायर जिस जिस कवि की बात करें, वो अपनी रचनाएं भेज करके साथ साहब से कहते थे कि साथ साहब जरा चेक कर लीजिएगा कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो मैंने वो दौर देखा है और मैं उनके चरणों में बैठ करके उस समय सीख रहा था। आज भी वो उनका आशीर्वाद हम पर है। और साथ जी उस समय जर्जर कश्ती के नाम से अपना प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते थे, कश्ती प्रकाशन के नाम से। और जी चूंकि अब बुजुर्ग ज्यादा हो गए तो उन्होंने वो सब बंद कर दिया, लेकिन उनकी अपनी पत्रिका भी जर्जर कश्ती के नाम से आती थी। और वो पत्रिका ने बहुत हिंदी की सेवा की। बड़े बड़े नाम हैं जो उनके लिए लिखते थे, उन पत्रिका के लिए, उनके लिए जो उन्हें बुलाते थे काव्य पाठ के लिए, जिसमें हस्तीमल हस्ती जैसे बड़े नाम हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो अपने आप में बहुत बड़ी साहित्य की बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और आदरणीय साध जी ने भी एक मधुशाला लिखी, एक और मधुशाला के नाम से, और बड़ी फेमस हुई, बड़ी चर्चित हुई वो किताब। और मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड भी की वो पुस्तक, वाह बहुत लोगों ने पसंद की। तो मुझे भी वो पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य मिला, मेरे पास आज भी है। और कभी मौका मिलेगा तो आपको भी पढ़ाएंगे। जी बड़ा जी अच्छा जी बिल्कुल लिखा है अवश्य। उन्होंने। हाँ, अच्छा तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जी और जी शुरुआत में नहीं जानते थे कि क्या गलतियां होती हैं, कैसे मात्राओं की गलतियां होती हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें उनसे सीखने को मिली। कई बार वो पीठ थपथपाया करते
तो लगता कि बड़ा आशीर्वाद मिल गया है। कई बार वो डांट लगाया करती तो लगता कि उससे भी बड़ा आशीर्वाद मिल गया है। तो अभी बहुत लंबे समय से उनकी डांट और उनकी थपथपाहट को सहने के लिए जा नहीं पाया हूँ उनके पास। तो जी, अगली बार हम वार्ता में बिल्कुल आज वार्ता में आए तो अगली बार हम आएंगे तो उनके के दर्शन करने अवश्य चलेंगे हम भी। जब हम उधर आएंगे तो निश्चित चाहेंगे, क्योंकि जब कभी गए बहुत व्यस्तता में गए तो व्यस्तता में समय निकालकर अपने जो भी वरिष्ठ कवि हैं वहाँ के उन सभी से भेंट करनी है। तो अगली बार आएंगे तो जिनको काव्य पाठ में बुला सकते हैं उनको वहां बुलाएंगे और बाकी लोगों से मिलने भेंट करने जरूर जाएंगे। जरूर। तो अभी आपने बताया ज्ञानेंद्र साथ जी के बारे में, अपनी पहली रचना के बारे में, और पहली रचना की प्रेरणा कैसे मिली आपको इसके बारे में आपने बताया। तो जब शुरू में आप रचना लिखते थे, पहली रचना तो आपने लिखी थी ओज में लिखी थी, तो एक रचना नहीं, जब बाकी रचनाएं जब लिखी आपने तो किस विधा में लिखना आपको ज्यादा पसंद था शुरुआत में, ये थोड़ा हमें बताएं। मुझे आज भी ओज में लिखना काफी पसंद है और ओज में मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आजकल चूंकि ओज में मैं उस तरह से आजकल पढ़ नहीं पाता हूँ हार्ट की परेशानी की वजह से, और एक लंबे अरसे से जो है बहुत लगभग ये पूरा साल ही ऐसा गुजरा है कि जब मैं पूरे बेड पे रहा हूँ। शुरू के 5-6 महीने में एक्सीडेंट की वजह से जो है बेड पे था, और बाद में लगभग 6-7 लगभग 3-4 महीने से 5 महीने से मैं हार्ट की परेशानी की वजह से कहीं नहीं निकल पाया हूँ, और रायबरेली से एक कार्यक्रम करके वापस लौटा था कानपुर होते हुए। उसके बाद से मैं किसी कार्यक्रम में नहीं जा पाया, मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी सभी से, और जब लोग बुलाते हैं और नहीं जा पाते हैं तो खुद को भी बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वाकई में मैं जाने आने लायक नहीं था, राणा जी को पता है। अभी पिछले 10 दिन से ही मैं थोड़ा लय में आ पाया हूँ, और अभी भी प्रॉपर लय में नहीं हूँ। सुबह तो मेरे से बात भी नहीं हो रही थी। जी। जब राणा जी से बात हो रही थी सुबह तो मैं रुक ही नहीं पा रहा था, खांसी नहीं, सुबह आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, और निश्चित तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं इसलिए कहना है मेरा आपको कि देखिए किसी भी बीमारी के बाद में, किसी भी अस्वस्थता के बाद में आपको रिकवर होना पड़ता है। और जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों का साहित्यकारों का तो स्वास्थ्य भी साहित्यकारों से मिलने साहित्य कर्म करने से ही ठीक होगा, क्योंकि बीमारी के इलाज डॉक्टर करेंगे, लेकिन जो अकेलापन होता है, जो जड़ता आती है, स्वयं के अंदर जड़ता आती है, वो कार्यक्रमों में शामिल करके और कार्यक्रमों में वार्ता करके ही और होता है। और इसीलिए मैंने आपको जब कार्यक्रम में आने के लिए ये कार्यक्रम चुना मैंने इसलिए, जिससे कि अपने कार्यक्रम में तो बहुत बड़ा एक वजन होता है आपके ऊपर, अपना कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो, लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसमें आप सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से और अपने बारे में बातें कर रही हैं, इसमें अपने बारे में, अपनी समस्या को बता पाएंगे और आपके बारे में लोग जान पाएंगे। कि जो ब्रेक लगा है, ये ब्रेक शायद अच्छे के लिए है कि जीवन होता अच्छा होता है, कोई स्वास्थ्य की बड़ी समस्या आने वाली थी, नहीं आई, और अब आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और स्वास्थ्य आपका ठीक हो रहा है, ये अच्छा है। तो आप बात वही चल रही थी कि विधा की बात चल रही थी। विधा आप लिख रहे थे, पहले आप ओज में लिखते थे, उसके बाद आप सामाजिक लिखते हैं, और आप गद्य में पहले आप निबंध लिख रहे थे और बाद में आप उपन्यास लिखे, तो उसके बारे में कुछ बताएं जरा। जी, मैं उपन्यास मैंने शुरू में सबसे पहले उपन्यास ही पढ़ना चालू किए थे मुंशी प्रेमचंद जी के, और मुंशी प्रेमचंद जी की शैली और उनका एक चीज मुझे कहीं अंदर तक छूती थी, वो थी आप उनके किसी भी पात्र को गलत नहीं कह सकते, एंड तक विलन को भी आपको मानना पड़ेगा कि उसकी भी अपनी मजबूरियां रही। और ये कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे मन को छूती थी, और कहानियां लिखना शुरू किया शुरू में मैंने, और लोगों को पसंद आई, और फिर धीरे धीरे करके मैंने उपन्यास की शुरुआत की। तो ये अभी तक मैंने 3 उपन्यासों पे काम किया है, जिसमें
एक उपन्यास है एक और बागवान, जो कि अभी क्यू में है। दूसरा उपन्यास जो पूरे लय से लिख रहा हूँ आजकल, जिस पे डेली एक चैप्टर लिख देता हूँ, वो उपन्यास है तुम सा कोई नहीं। और वाह, वो एक जासूसी कहानी है, जिसकी जो अभिनेत्री जिसे कहें या नायिका कहें, जिसकी मेन नायिका कहें, वह एक जासूसी संस्था रॉ की चीफ है, और वह एक बड़े मिशन पर पाकिस्तान जाती है। तो ये एक सीरीज में मैं स्टार्ट किया है लिखना इसको। तो इसकी बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही हैं, जिनको मैं आगे ये उपन्यास कंप्लीट होते ही, ये लगभग कंप्लीट होने की कगार पे है उपन्यास, और इसके कंप्लीट होते ही फिर मैं आगे की सीरीज में लिखूंगा। एक तीसरा उपन्यास बहुत अच्छी बात, जिसपे काम किया है वो अभी केवल डायरी में किया है, इसको ऑनलाइन नहीं लिया है। वो एक खिलाड़ी की कहानी है कि वो कैसे अपने जीवन का संघर्ष करके आगे बढ़ती है और कैसे आगे जाती है। तो ये 3 स्टोरी अभी चल रही है, तो जिन पे काम कर रहा हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो 2 महीने के अंदर अंदर ये वाला उपन्यास कंप्लीट हो जाएगा, अगर कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया तो। और उसके बाद फिर मेरा एक और बागवान, उसके भी लगभग मेरे 50 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक और बागवान के, तो वो भी जल्दी ही आपके हाथों में होगा। तो ये उपन्यास की बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने बताया जैसे उपन्यास कहानी। मैं एक बात और कहूंगा, मैं आपको आपकी रचना सुनूंगा, अभी कविता सुनूंगा आपकी। कविता से पहले एक बात और कहूंगा कि अभी क्या हो गया है, भले आप उसे हस्तलिपि में लिखें, भले आप उसे आप मोबाइल में टाइप करें, भले लैपटॉप में टाइप करें, भले उसको आप ऑनलाइन सेव करें किसी ऐप के माध्यम से। एक आजकल ट्रेंड चल रहा है ये कि जब आप कभी एक कविता लिखते हैं तो एक कविता को आप कहीं ना कहीं प्रकाशित करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे प्रकाशित करते हैं, और बाद में अगर पुस्तक में 100 कविताएं अगर आपकी आती हैं, उनमें से 50 कविताएं पहले प्रकाशित हो चुकी होती हैं सोशल मीडिया पे, या कई बार अखबार में भी। उसमें कोई नहीं है, क्योंकि आपने उसके कोई राइट से बेचे नहीं होते, आप पूरी प्रकाशित कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आप कहानी संग्रह जब करते हैं, तो कहानी संग्रह भी जब आप करीब अगर 10 या 15 कहानियों का संग्रह आपका होता है कोई, तो 15 कहानी संग्रह में से 4-5 कहानियां पहले प्रकाशित हो चुकी होती हैं, और बाकी कहानी 5 या 6 कहानी ऐसी होती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी है, पहले किताब नहीं पढ़ेंगे। तो ये ट्रेंड हो चुका है कि हमारा जो भी प्रकाशन हो, उस प्रकाशन में से कुछ चीज पहले प्रकाशित हो चुकी हो। तो मैं सुझाव दूंगा आपको कि जैसे आपका उपन्यास है, तो उपन्यास अगर उसका टीजर जब आपका प्रकाशित होने उससे पहले टीजर के रूप में कम से कम उसके 4-5 प्लॉट उपयुक्त प्लेटफॉर्म पे या किसी समाचार पत्र में या किसी पत्रिका में टीजर की तरह से, आजकल ये फैशन हो गया कि उपन्यास या कोई नाटक या बड़ी कहानी उसका टीजर प्रकाशित करते हैं, तो वो जरूर आप प्रकाशित करें। 2 महीने बाद जब आपका छपने के लिए तैयार हो तो टीजर उसका जरूर दें, ऐसी मेरा सुझाव है। एक्चुअली में ये मेरा उपन्यास दोनों ही पॉकेट नॉवेल एफएम पर चल रहे हैं। अरे वाह, तो आप साथ के साथ वहां पढ़ भी सकते हैं उनको। तो साथ के साथ डेली के डेली चैप्टर वहां पे जो है प्रकाशित हो रहे हैं। जी। तो इस कार्यक्रम के बाद में ये उसका लिंक आप दीजिए, जिससे कि हम यहाँ पर उसे कमेंट में डालकर उसको पिन करेंगे, जिससे कि उसमें पॉकेट नॉवेल पे लोग पहुंच सकें और कैसा उपन्यास आपके आने वाले हैं, उपन्यासों की जानकारी लोग ले सकें। और अब मैं चाहूंगा एक रचना प्रस्तुत करें, एक रचना जिससे कि हमारे जितने श्रोता हैं, हमारे मित्र हैं, वो आपकी रचना कोई सुने। एक पुरानी रचना सुनाता हूँ जिसको मैंने बहुत पढ़ा है मंचों पे। अच्छा, एक बात और निवेदन आपसे है कि आपका क्यों स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप जब बताएंगे हम तभी कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से आप बताइएगा, और यदि कुछ बातें अधूरी रह जाएंगी तो आपको दोबारा बुला लेंगे फिर। लेकिन स्वास्थ्य
सही रहना चाहिए, उतनी वार्ता से हमको संतोष हो जाएगा। अभी तो बहुत समय है, अभी तो पौना घंटा हुआ है, अभी आप 1 घंटे, सवा घंटे, आधा घंटा रुक सकते हैं, 20 मिनट, जितने समय रुक सकते हैं आप रुकें, और जब तक आप सार्थक रूप से बातचीत कर सकें तब तक बैठें, उसके पश्चात आप फिर विश्राम करेंगे। स्वागत है आपकी रचना। जरूर जरूर। ये रचना मैंने लिखी थी जब साक्षी बेटी का जो है कत्ल हुआ था दिल्ली में। अच्छे नहीं हालात हमारी दिल्ली में, नफरत की बरसात हमारी दिल्ली में। अच्छे नहीं हालात हमारी दिल्ली में, नफरत की बरसात हमारी दिल्ली में। अश्रु बना सैलाब कभी का आया है, अश्रु बना सैलाब कभी का आया है। अब दर्दों का साथ हमारी दिल्ली में, अब दर्दों का साथ हमारी दिल्ली में। कल तक जो अपने दिखते थे गली गली, कल तक जो अपने दिखते थे गली गली, उड़ने लगे नकाब हमारी दिल्ली में। वो साक्षी बेटी के आसपास से जो गुजरने वाले थे वो सब के सब अपने ही तो थे, अपने अड़ोस पड़ोस की गलियों के थे, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया उसको बचाने के लिए। जिनको अपना जान आसरा देते थे, जिनको अपना जान आसरा देते थे, निकले वही खराब हमारी दिल्ली में, निकले वही खराब हमारी दिल्ली में। इतने भूखे पेट सो रहे हैं बच्चे, इतने भूखे पेट सो रहे हैं बच्चे, होता यही मजाक हमारी दिल्ली में, होता यही मजाक हमारी दिल्ली में। और यहाँ एक पीर शब्द का इस्तेमाल किया है, पीर के मायने यहाँ दर्द से है कि पीर भी पूछे रास्ता बाहर जाने का, पीर भी पूछे रास्ता बाहर जाने का, सोचो कैसा हाल हमारी दिल्ली में, सोचो कैसा हाल हमारी दिल्ली में। और इन सारी चीजों की वजह क्या है वो अगर मैंने इन 2 लाइनों में कह दी हो तो बताइएगा कि बजट को तरते चूहे हमने देखे हैं, बजट को तरते चूहे हमने देखे हैं, काली सारी दाल हमारी दिल्ली में, काली सारी दाल हमारी दिल्ली में। और इन दोनों लाइनों पे दादा सोम ठाकुर जी ने भी मुझे बधाई दी थी आगरा में, उस कार्यक्रम में राणा साहब भी थे कि हर राह साक्षियां मारी जाती हैं, हर राह साक्षियां मारी जाती है, बिल्कुल नहीं ख्याल हमारी दिल्ली में, बिल्कुल नहीं ख्याल हमारी दिल्ली में। अच्छे नहीं हालात हमारी दिल्ली में, नफरत की बरसात हमारी दिल्ली में। जी आवाज दिल्ली हो जी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे और कोई स्थान हो, पहले दिल्ली में समस्या थी, अब कलकत्ते में समस्याएं, कभी केरल में समस्या होती, जब तक शासन प्रशासन निष्पक्ष होकर
महिलाओं के हित में कठोर कदम नहीं उठाएगा तब तक बहुत मुश्किल है। और प्रशासन भी तब उठाएगा, उसे पता है उसे ये करना ही करना है, क्योंकि प्रशासन जो कदम उठाता है वो कोर्ट में पलट जाते हैं, निर्णय बदल जाते हैं, लेकिन कम से कम अपराधियों को कुछ समय के लिए बंद तो किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे देश के विरोधी वकील हैं जो कि अपराधियों को बचाने का ही उनका काम होता है। उनकी तिजोरियां सिर्फ अपराधियों का केस लड़ने को होती हैं, कभी भी किसी प्रताड़ित व्यक्ति का केस वो नहीं लड़ते हैं, क्योंकि प्रताड़ित व्यक्ति पैसा कहां से देगा। तो लेकिन यदि प्रशासन सख्त होता है तो उसे कुछ समय तो सजा मिली जाती है। सजा अगर लिखित में नहीं मिलेगी तो अगर जेल में 4 साल रहेगा तो ये भी एक सजा ही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपकी रचना निश्चित रूप से समीचीन भी थी और एक प्रेरणादायक भी थी कि उस रचना को पढ़ें तो अपने हालातों से समझौता न करें, उन हालातों का विरोध करें। तो आगे बढ़ते हैं कि आपने कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद फिर आपने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करके आपने एक और तो आपने यहाँ पर कार्य लिखने का कार्य किया ज्ञानेश्वर जी के साथ साथ, साथ साथ उसके आपने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया, उसके बारे में आप अवश्य बताएं। जी, मैं इंटर कॉलेज में मैंने लगभग 6 वर्ष तक पढ़ाया और उसके बाद फिर मैं मार्केटिंग लाइन में चला गया और फिर अपनी कंपनी की शुरुआत की, कैपेक्स ब्रांड इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। लगभग हम 75 प्रोडक्ट में डील करते थे और जिसमें से लगभग 26-27 प्रोडक्ट हम स्वयं मैन्युफैक्चर भी करते थे। तो बहुत अच्छा काम चल रहा था। उसी समय एक साथी ने थोड़ा मामला गड़बड़ किया जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ और इसके अलावा 40 लाख रुपए का कर्जा भी हो गया। तो वो धीरे धीरे करते हुए जिंदगी कुछ अलग मोड़ पे चली गई, जहाँ डेली की लाखों की सेल जाती थी और लगभग महीने की 50 लाख 60 लाख की सेल मेरी कंपनी की जाया करती थी। तो एकदम से ऊंचे से धड़ाम से नीचे आ गए थे। बड़ा अलग समय जिंदगी में मैंने देखा और कुछ लोगों की भी मानसिकता का पता चला कि हमें हर व्यक्ति की आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी गलती हमारी होती है कि जब हम किसी का विश्वास करते हैं तो दोषारोपण तो दूसरे पे जरूर कर सकते हैं कि उसकी गलती, उसने हमें धोखा दे दिया या गलती कर दी हमारे साथ। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह गलती तो हमारी ही है क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। तो वो एक दौर, बड़ा भयानक दौर अभी भी चल रहा है, उसका कुछ हिस्सा वो गुजरा। उसी समय कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल में 2 साल बिल्कुल खाली रहे, कर्जा चढ़ा हुआ था और खाली हो गए थे, काम कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसी कोरोना से पहले हमने एक रेस्टोरेंट भी अलीगढ़ में स्टार्ट किया था और उससे हमने काफी कर्जा निकाला भी था रेस्टोरेंट से की मदद से। लेकिन उसी समय कोरोना आ गया, 2 साल के लिए वो भी लॉक हो गया। तो धीरे धीरे करके तकलीफें बहुत बढ़ी, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर की बड़ी मेहरबानी थी कि हमें वो सब संघर्ष झेलने की ताकत उस ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने हमें दी और धीरे धीरे करके वो जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी घुमा के वहीं लेके आया। और फिर हमने प्राइवेट ट्यूशन्स लेना चालू किए बच्चों के, और साथ में जो एक लाइन हमारी छूट गई थी साहित्य की, वो साहित्य की लाइन में
स्टार्ट किया, और मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, वो पहला दिन था जब मैंने अपना एक ग्रुप बनाया था, और शब्द शब्द दर्पण के नाम से, और मन बना लिया था कि इस नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराएंगे। तो पहले दिन जब मैंने लिंक भेजा तो बाई चांस राणा जी उसमें जुड़े थे, और वो दिन और आज का दिन मुझे पिता तुल्य आशीर्वाद राणा साहब का मिलता रहा है, और एक मार्गदर्शक के रूप में मैं मानता हूँ शब्द शब्द दर्पण के, कि राणा साहब जो है, मैं इतने दिन बीमार रहा, लगभग पिछले 1 साल से मैं पटल को वो समय नहीं दे पा रहा जो देना चाहिए था, क्योंकि मैं देना चाहिए था इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी साथी को लेकर के आते हैं कहीं भी, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है उनकी सफलताओं की। तो साथी बहुत अच्छे मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ साथियों के तो अगर इजाजत हो तो मैं नाम भी लेना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत आपका। जिसमें हमारे बड़े ही कर्मठ साथी हमें मिले, जिनमें सबसे पहले मैं अगर नाम लूं तो भाई आदरणीय आचार्य निर्मल जी, भाई पीलीभीत से सरल जी, देव शर्मा सरल जी, रविंद्र पाल सिंह रसिक जी मथुरा से, नाम मतलब इतने नाम हैं, आशा झा जी, गणेश जी, शिशिर देसाई जी, खंडेलवाल जी, इतने नाम हैं कि नाम कम पड़ जाएंगे। जैसे गुलजार सिंह जी, गुलजार यादव जी हैं, मतलब हर साथी ने बड़ा सहयोग दिया। भाई प्रदीप चौहान जी दिखाई दे रहे हैं पटल पे, तो बहुत सारे साथियों ने जो है यहाँ सहयोग दिया, तब जाकर के ये कारवां, भानु प्रताप सिंह तोमर जी, ये कारवां तब जाकर के जो है बड़ा हुआ और खड़ा हुआ। और मुझे लगता है तीर्थदेव शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने शब्द शब्द दर्पण को साथ दिया, मेरा साथ दिया। और मैं जितने दिन बीमार रहा, इस बीमारी के टाइम में भी आप सभी का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा, और उन सबको जोड़े रहने का काम जो किया वो आदरणीय कुंवर प्रबल प्रताप सिंह राणा प्रबल जी ने किया। तो मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। जी देखिए, वो तो जरूरी है, कोई जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी करनी होती है। और कभी भी देखिए क्या होता है कि एक कोई संस्था होती है, कोई संस्था एक व्यक्ति से नहीं चलती है, सभी व्यक्तियों के सहयोग से चलती है। और जैसे कार्यक्रम पिछला अपना जून में होने वाला था, उसके लिए मुझे सभी साथियों ने फोन किया कि यदि आप नहीं आ सकते तो हम आ जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, आपके स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि उसको वो लोग आ जाते तो बाकी व्यवस्थाएं कर देते। लेकिन एक फेस फिर भी ऐसा होता है कि अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का किसी एक का फेस होता वहां पे, नहीं तो फिर वो व्यवस्था में कुछ कमी रह जाती है। कार्यक्रम न होना ज्यादा अच्छा हुआ एक खराब कार्यक्रम होने से। तो वो है, समय के साथ होगा, फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ होगा, और स्वास्थ्य लाभ होने के पश्चात सारे कार्यक्रम मैं समझता हूँ नियमित रूप से चलेंगे, और चलने भी चाहिए। एक बार मैं आभार प्रदर्शन कर दूं अपने साथ में लोग जुड़े हुए हैं, यश कीर्ति गंगवार जी, और अरुणा राणा जी, और गुलजार सिंह यादव जी, और छोटू सिंह प्रजापत जी, और सीता रसोई से अरुणा राणा ही जुड़ गए हैं शायद, और भानु प्रताप तोमर जी जुड़े हैं, प्रदीप चौहान जी जुड़े हैं, तीर्थदेव शर्मा जी जुड़े हैं। सभी लोगों को मैं धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि आप ये कार्यक्रम सब दर्पण पर नहीं है, उसके बावजूद आप सभी साथी आए और जुड़े, क्योंकि ये वार्ता सब दर्पण के संस्थापक अध्यक्ष की है। तो आपका प्रेम उनके प्रति और स्नेह है, वो स्नेह दर्शाता है कि आप एक सूचना के साथ आप हैं। भानु प्रताप जी कह रहे हैं हम सब साथ हैं, निश्चित रूप से भानु प्रताप जी, सब लोग साथ हैं, तभी साहित्य की सेवा चल रही है। और भानु प्रताप जी आपको बधाई बहुत बहुत आपकी पुस्तक प्रकाशन के लिए, बधाई पुनः पुनः सभी साथियों के साथ में आपको बधाई। और आप ऐसे उन्नति करते जाएं, और सब दर्पण के संरक्षक के रूप में भी आप कार्य करें, और अपनी साहित्यिक उन्नति भी करें।
क्योंकि मेरा ये हमेशा मानना है कि संस्था का कार्य पूरा पूरा करिए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत उन्नति आप करेंगे तभी संस्था का भला कर पाएंगे। हमारे अगर संस्था का संरक्षक, उसकी अगर 5 पुस्तक निकली है तो और अधिक योगदान दे पाएगा हमको, और यदि उसकी और अधिक और बड़ा साहित्यकार हो जाएगा तो और अधिक योगदान दे पाएगा। तो यदि हमारे संस्था के जो पिलर हैं, मैं भी भाई भानु प्रताप सिंह तोमर जी को उनकी नई पुस्तक के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि आप निश्चित तौर पे और भी अच्छी पुस्तकें और अच्छे कलेवर के साथ और ज्यादा मात्रा में जो है हमारे हिंदी की सेवा में दे पाए। जी हाँ, जब भानु प्रताप जी की पुस्तक का विमोचन हालांकि दिल्ली में हो चुका है, फिर भी हम चाहेंगे शायद 24 का उस प्रकाशन है, उस प्रकाशन से आपका प्रकाशन हुआ है, लेकिन जब भी सब दर्पण का कार्यक्रम होता है तो वहां पर फिर इसका एक पुनः विमोचन किया जाए और जरूर, उसको पार्टी एंजॉय किया जाए उसको, क्योंकि हमारे संस्था का जो संरक्षक है व्यक्ति, उसकी पुस्तक अगर आती है तो संस्था का दायित्व हो जाता है कि उसको भी एक उत्सव की तरह मनाया जाए। और अभी हमारा जो पेंडिंग कार्यक्रम है, जो नहीं हो पाया था स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, उसका हम प्रोग्राम बनाएंगे, देखते हैं या तो नवंबर में बनाएंगे। तो जब करते हैं तो उसमें जो है हम पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, और बात आ रही थी कि अभी बहुत सारी बातें हो गई, तो फिर भी हम चाहेंगे कि आप व्यावसायिक कार्य और साहित्य के अलावा अन्य सामाजिक कार्य करते हैं, तो अन्य सामाजिक कार्य के बारे में आप बताएं, और सब दर्पण के बारे में भी बताएं। सब दर्पण संस्था क्या कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, और सामाजिक कार्य जो आप कर रहे हैं कुछ, वो कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में आपसे बताएं हमें। शब्द दर्पण साहित्यिक समूह में हमारी जो शुरुआत है, यूं हमने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लिखा। हम अलीगढ़ में एक पत्र निकाला करते थे, सामने दैनिक। हमारे संपादक थे आदरणीय अभय शर्मा जी, आईना बोलता है के नाम से, और वहां से हमारी शुरुआत हुई पत्रकारी लाइन में। और फिर उसके बाद फिर अपनी पत्रिका, ई पत्रिका शब्द दर्पण के नाम से हमने प्रकाशन प्रारंभ किया। ब्लॉग और अपनी वेबसाइट के माध्यम से हमने शुरू किया। तो उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो नवोदित रचनाकार हैं उनको आगे ला पाएं, उन्हें मौका दे पाएं कि वो कैसे ही आगे अपना मुकाम हासिल कर सकें। वो अपना कदम, पहला कदम जो है शब्द दर्पण के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। तो चूंकि पहला कदम ही रखने की जगह नहीं मिलती लोगों को, तो वो पहला कदम देने की कोशिश हमारी और राणा साहब की रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस संस्था के माध्यम से दे सकें। साथ ही अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं आगामी एक योजना भी चर्चा कर रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नवोदित आगे आए। तो उसके लिए एक काम हम करने जा रहे हैं अभी, जो मैं राणा साहब से भी डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। अभी जितनी भी सदस्यता है संस्था की, वो निशुल्क कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साहित्यकार जुड़ सके। और जहां पे भी जिले की कार्यकारिणी हो, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी हो, चाहे इंडिया लेवल की कार्यकारिणी हो, वो सभी उन्हीं लोगों में से सक्रिय लोग ढूंढे जाएंगे। अब 2 रुपए देने वाले कोई भी सदस्य पदाधिकारी नहीं होंगे। उन्हीं में से अच्छे जो सक्रिय भूमिका निभा सकें, ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाया जाएगा। न कि चाहे वो संरक्षक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दायित्व की पूर्ति नहीं कर सकता तो वो पद पे नहीं होगा। अब की जो वो होगी,
देखिए, ई पत्रिका की सदस्यता अलग विषय है, वो ई पत्रिका की सदस्यता है, लेकिन संगठन जो है, जो हिंदी के लिए जहां काम होना है, जहां समाज में हमें हिंदी को लेकर के जाना है, उसके लिए जो हमारा विचार है वो ये है कि अब केवल एक्टिव लोगों को ही पदाधिकारी बनाया जाए और वो सब कुछ, पूरी संगठन की प्रक्रिया निशुल्क होगी, जिससे कि कोई भी जुड़ सके, जो कोई भी खड़ा हो सके। ये एक विचार है और इसको मूर्त रूप देंगे। मैं जैसे ही ठीक हो जाता हूँ प्रॉपर वे में और इसको बढ़ाएंगे, और उसी की पहल में करने जा रहा था जब मैं बीमार हुआ था उससे पहले, और हरियाणा शब्द शब्द दर्पण का जब हमने समूह बनाया था, लेकिन वो उसी समय जो है मैं बीमार हुआ तो वो पहल वहीं रुक गई। तो अब इसको मूर्त रूप देंगे और पूरे देश में जो है एक साथ, जहां जहां हमारे एक्टिव साथी हैं, शुरुआत वहां से करेंगे जहां से हमारे पास पहले से एक्टिव साथी है। वहां से पहले जिला कार्यकारिणी गठित करना शुरू करेंगे, और जब हमें दिखेगा कि जो लोग जिले पे सक्रिय रूप से भूमिका निभा पा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ अच्छे लोगों को चुन करके प्रदेश लेवल पर खड़ा करेंगे। बिना काम करे अब कोई भी प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं होगा, यह जो है अब निश्चित कर लिया है, और उसी अंदाज में अब चलेगा कार्यक्रम। और साथ ही अभी सभी जितने भी कार्यक्रम होंगे आने वाले समय के, वहाँ जितने भी कलमकार हमारे इन संगठनों में होंगे, उनको अलग अलग प्रांतों में बुलाया जाएगा। वहाँ कवि सम्मेलन होंगे हमारी संस्था के, और उनमें उनको आने जाने का खर्चा के रूप में एक शुल्क भी दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। वो कैसे क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो सारी चीजें मूर्त रूप आएंगी तो सबको पता चल जाएंगी, उसकी सबकी रूपरेखा बन चुकी है। और हर संस्था को, मतलब हर जिला कार्यकारिणी को वर्ष में एक कार्यक्रम अपने यहाँ कराना होगा, वो निश्चित होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, वो आप कभी बाद में, अभी जब मूर्त रूप दे देंगे तब इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। और मैंने ये आगामी योजना में बताया है और इस पर काम करेंगे, और मिल करके आगे राणा साहब। और आगे बढ़ते हैं, एक रचना आपकी सुने जिससे कि गति आए कार्यक्रम में कुछ, क्योंकि कार्यक्रम जरूर। रचनाकार का है, तो रचनाकार के कार्यक्रम में रचनाएं बहुत आवश्यक हैं। तो एक रचना सुने, उसके पश्चात एक दो प्रश्न और करेंगे, फिर समापन करेंगे। जी जरूर। चलिए, मेरी एक मनपसंद रचना सुनाता हूँ मैं, जो जी, कि स्वागत। पिता के ऊपर है, जी और इसको एक मुक्तक से शुरू करता हूँ कि हर पल प्यार से समर्पित हो जाने का फन, हर पल प्यार से समर्पित हो जाने का फन, उड़कर चिड़िया जैसे चुग्गा लाने का फन, खुद के फटे जूते मुंह दिखाते रहे सदा, पिताजी के पास तन ढकते जाने का फन, पिताजी के पास तन ढकते जाने का फन। एक कविता है जो मैंने लिखी, जब मैं देखता हूँ कि आज क्या स्थिति हो गई है, और पहले किस स्थिति में हम मानते थे पिता को। जब हम बचपन में होते हैं तो पिता हमारे लिए सब कुछ होता है, पिता घर का अनुशासन भी माना जाता है, प्रशासक भी माना जाता है। घर में क्या हमारे सपने में हम जो देखते हैं उसकी पूर्ति का साधन हमने पिता को माना हुआ है, और माना क्या है कि हम पिता के सामने रखते हैं और पिता उसको पूर्ति करने पे लग जाते हैं। लेकिन जब पिता का बुढ़ापे का समय आता है तो वही पिता के लिए हमारा नजरिया क्या हो जाता है,
तो वो दोनों चीजें मैंने रखने की कोशिश की है इस कविता में, कि घर पर बन गए भार पिताजी, सहते सबकी दुत्कार पिताजी, खुद भूखा रहकर बच्चे पाले, बन कर इज्जतदार पिताजी, बच्चों से दाना पानी पाकर जता रहे आभार पिताजी, हृदय की हर अभिलाषा कर दी बच्चों के लिए तैयार पिताजी, सभी बहुत हंसी खुशी रहते थे, लगते थे दिलदार पिताजी। जब पिताजी करते थे तो बड़ा दिलदार लगते थे पिताजी, बस ऑर्डर चलाना होता था पिताजी पे और पिताजी वह पूर्ति करने में लग जाते थे। और उनकी खुशी कौन पूछे अब, उनकी खुशी कौन पूछे अब तो हैं बस रार पिताजी, रात रात भर जगते रहते, बन गए चौकीदार पिताजी, मांगने खड़े थे जब सब भाई, तब तो थे अधिकार पिताजी, अब मांग रहे चश्मे को पैसा, व्यवहार के हैं बेकार पिताजी, अपने हाथों से कौर खिलाते। जब बचपन में अपने हाथों से कौर खिलाते थे तब हम पिता को क्या समझते थे कि अपने हाथों से कौर खिलाते, धर्म का थे अवतार पिताजी, एक कोने में रोते रहते, लगते हैं अब भार पिताजी। और अंतिम पैरा है कि एक दिवस के राजा देखो, एक दिवस के राजा देखो, अब भी हैं माहवार पिताजी, पेंशन देकर हो जाते हैं, खाने गाली तैयार पिताजी, खाने गाली तैयार पिताजी, खाने गाली तैयार पिताजी। तो ये एक छोटी सी रचना। वाह, कमाल कमाल कमाल, बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना। निश्चित रूप से ऐसी रचना के माता पिता किसी भी रूप में हो उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है आजकल जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो इसीलिए कोई कवि लिखता है, कोई साहित्यकार लिखता है, कितनी कहानियां लिखी जाती हैं, कितने किस्से लिखे जाते हैं और कई बार उन कहानी किस्सों पर फिल्म बन जाती है, सीरियल बनते हैं। लेकिन आजकल जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन प्रभाव के बावजूद हम लोग कुछ इतने या तो निर्दयी हो गए हैं या कहीं हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं कि लोगों के चेताने के बावजूद हम लोग नहीं समझते हैं और ये बातों को हम ये रूप में ले लेते हैं कि चलिए वो तो सक्षम है, वो सब कर लेंगे, उनको तो संघर्ष करने की आदत है, अब तो ये हमारा संघर्ष का समय है, अब तो हमारे बच्चों का समय है। इस तरह की बातों से टाल देते हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार के किस्से सामने आते हैं और ये वास्तविकता है जो आपने रचना में प्रस्तुत किया। हमारे साथ रविंद्रपाल सिंह रसिक जी आ चुके हैं और तीर्थदेव शर्मा जी, गुलजार सिंह यादव जी, भानुप्रताप तोमर जी, छोटू सिंह प्रजापति जी और गुलजार सिंह यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं, अरुणा राणा जी जुड़ी हैं, यश कीर्ति जी जुड़ी हुई थी थोड़ी देर पहले तक, बहुत बहुत आभार उनका भी। तो आगे बढ़ते हैं इस रचना के बाद में, हम थोड़ा समय और लेंगे। तो पहले तो यह है कि आप नए रचनाकारों को क्या सलाह देना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा दें। कार्यक्रम के पश्चात यह आवश्यक है कि आप लोगों को सलाह दें, जो नए बच्चे आ रहे हैं, युवाकार हैं, युवतियां आ रही हैं, वो कैसे लिखें, क्या करें और किस प्रकार वो आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में कुछ। एक लाइन में अगर मैसेज की बात कही जाए तो कहा जाता है कि एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा अध्यापक हो सकता है। तो वैसे ही अगर हमें एक बड़ा कवि बनना है तो उससे पहले हमें बहुत लोग आपको सुने, उससे पहले बहुत अच्छा पढ़ें, क्योंकि जब हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे
और साहित्य में एक चीज का जरूर ध्यान देना है, साहित्य पढ़ने में बहुत से लोग एक गलती कर बैठते हैं। साहित्य पढ़ना है, उसको सर पे नहीं चढ़ाना। सर पे चढ़ाने से मतलब है कि कई बार हमारे ऊपर उनका इतना बड़ा प्रभाव होता है कि हम अपनी शैली भूल जाते हैं और हम उस शैली में लिखना चालू कर देते हैं। हमें पढ़ना है लेकिन अपने को खत्म नहीं करना है। हम किस शैली में लिखते हैं वो शैली वो शैली जिंदा रहनी चाहिए, वो कभी नहीं मरनी चाहिए। क्योंकि अगर मुंशी प्रेमचंद और भारतेंद्र हरिश्चंद्र दोनों की शैली एक जैसी होती तो न भारतेंद्र हरिश्चंद्र होते, न मुंशी प्रेमचंद होते। तो हमें खुद को बनाना है, तो हमें खुद का ही परमार्जित करना होगा। उसके लिए हमें अच्छा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, और अच्छा पढ़ करके ही अच्छा लिख सकते हैं, यह अवश्य है। तो मेरा कहना तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बहुत पढ़ें अच्छी और बात अच्छा कही पढ़ें। आपने, बहुत अच्छी बात कही। आप वहां से विचारों को ले सकते हैं, आप उनके विस्तार को ले सकते हैं, लेकिन उस प्रकार का बनने का प्रयास करें। सिर्फ डिट्टो न बने, एकदम कॉपी न करें। आप के अगर आज की डेट में कोई कुमार विश्वास बनना चाहेगा तो शायद कुमार विश्वास तो बन ही नहीं पाएगा, लेकिन कुमार विश्वास जिस तरह प्रगति की उस तरह प्रगति करना चाहेगा तो निश्चित रूप से उनके रास्ते पर चलें, उनको पूरी तरह से कॉपी न करें। बहुत अच्छी बात है। कॉपी करने में जब असल हमारे सामने है तो नकल को कौन सुनेगा और कौन पढ़ेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आगे बढ़ते हैं और हम एक दो प्रश्न और आपसे करते हैं और एक प्रश्न बाद में सुनेंगे समापन के समय। पहले तो ये कि पिताजी माताजी से आपको क्या शिक्षा मिली, संक्षिप्त में बताएं। और आज भी पिताजी माताजी किस प्रकार आपको प्रेरित करते हैं, जरूर बताएं। बचपन में सबको माता पिता प्रेरित करते हैं, लेकिन आज समय जबकि आप अपने कार्य में व्यस्त हैं, आप बच्चे बड़े हो रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या भूमिका पाते हैं पिताजी और माताजी की, और किस प्रकार से वो आप ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए ये आज भी कर पा रहे हैं? सच बात ये है कि अगर मैं आज जिंदा भी बैठा हूँ तो मेरे पिता की वजह से। माताजी हमारी बहुत सीधी हैं, उन्हें दुनियावी चीजों से कोई मतलब नहीं है ज्यादा। और लेकिन पिताजी ने हर पल हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है, और आज की परिस्थितियों में भी वही साथ देते हैं। एक लंबे अरसे से मैं अलीगढ़ में था, लेकिन जब से मैं बीमार हुआ तो पिताजी मुझे गांव ले आए, और अब मैं परमानेंट गांव में ही निवास करता हूँ। तो पिताजी ने बहुत संग दिया है, चाहे वो परिस्थितियां हों जब मेरी कंपनी डूबी और मैं धरातल पे आ गया, बहुत बड़ा कर्जा हो गया, तब भी पिताजी ने साथ दिया। और राणा साहब मिले हैं और बहुत अच्छे से परिचय भी है, कई बार पिताजी से अलग भी फोन पे वार्ता कर लेते हैं राणा साहब। तो मुझे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पिता मिले। दूसरा, अगर साहित्य की बात करूं तो पिताजी का साथ के साथ साथ पूरे परिवार का साथ मुझे मिलता है, और तभी मैं जो है ये सब कुछ कर पाता हूँ। जी अच्छा, बहुत अच्छा। तो पिताजी माताजी का साथ, माताजी से प्रेरणा मिलती है, माताजी की से प्रेरणा लेकर उनके प्रेम के सहारे आप आगे बढ़ते हैं, और पिताजी तो निश्चित रूप से नेतृत्व करके और आगे करके आपके जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आती है उसमें स्वयं आगे बढ़कर आपकी सहायता करते हैं, बल्कि सहायता ही नहीं करते, आपको साथ लेकर चलते हैं और सही रास्ते पर डालते हैं। बचपन से लेकर अभी तक वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और निश्चित रूप से वो बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। बहुत साधुवाद उनको प्रणाम यहाँ से कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि ये आजकल के युग में जबकि बच्चों के अंदर कृतज्ञता बहुत कम हो गई है, उस समय में
ये हो सकता है इस कृतज्ञता में आपका अच्छा व्यवहार कुछ हो, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक होता है कि कोई पिता इतना अच्छा करते हैं कि बच्चे उनके प्रति पूर्णतः कृतज्ञ होते हैं। तो इस बात के साधुवाद। और हमेशा ये होता है कि नई पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी को जनरेशन गैप के नाम पे कहा जाता है, लेकिन वो उदाहरण इस बात के हैं कि हमको ये नहीं मतलब कि नई पीढ़ी क्या कर रही है, नई पीढ़ी की हम क्या कर सकते हैं, उसमें वो आगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो कि दो जनरेशन गैप होता है, दूसरी जनरेशन में एक उठापटक होती है, एक प्रत्यारोप होता है, वो प्रत्यारोप कहीं नहीं है, हर तरह से समर्थन है। आप श्रद्धा पूर्वक उनके साथ चलते हैं और वो नेतृत्व करके हर तरह से आपका सहारा देते हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधुवाद उनको, प्रणाम यहाँ से। और ऐसा सभी लोग अगर करते हैं तो बहुत अच्छा। हमारे साथ में उमंग सरीन जी, अखिलेश कुमार जी और रविंद्र पाल सिंह, भानु प्रताप जी लगातार जुड़े हुए हैं, अर्णना जी, सभी जुड़े हैं। और सभी का बहुत बहुत आभार हमारे इस कार्यक्रम को उत्साहवर्धन के लिए। मेरा उत्साहवर्धन और हमारे अतिथि का उत्साहवर्धन, दोनों उत्साहवर्धन से ही कोई कार्यक्रम सफल होता है। उमंग सरीन जी बहुत अच्छी लेखिका हैं, अच्छी कवित्री हैं, अच्छी वक्ता हैं। आज ही हमारे साथ एक कार्यक्रम में थी और उसमें मुख्य अतिथि थी, तो उनका मुख्य अतिथि भाषण भी सुना हमने और अभी हमारे कार्यक्रम में आई है। बहुत बहुत साधुवाद। तो अब मैं समझता हूँ शायद अंतिम पायदान पर हैं कार्यक्रम के पे। तो एक प्रश्न हमेशा आता है कि माता पिता का जीवन में बहुत महत्व होता है, मित्रों का भी बहुत महत्व होता है, आपके संबंधियों का महत्व होता है, भाइयों का, बहनों का, सभी का बहुत महत्व होता है। महत्व होना भी चाहिए, लेकिन उसके पश्चात एक और एंटिटी होती है, आपकी पत्नी और आपके बच्चे। तो ये आमतौर पे क्या होता है कि हम किसी साहित्यकार से मिलते हैं तो जितने भी हमारे प्रशंसक होते हैं या हमारे मित्र होते हैं या फिर हमारे कुछ अपरिचित साहित्यकार भी होते हैं, वो हमें इतना जानते हैं सिर्फ कि ये मानव सिंह राणा है, ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और उनकी रचना कैसी है। अच्छी रचना है तो कुछ लोग आपसे ऑटोग्राफ ले लेंगे। अगर वहां पे नहीं जमे किसी कारणवश, पब्लिक ने ज्यादा पसंद नहीं किया, तो वो एक बार हाथ मिला के, कई बार हाथ मिलाने का भी अवसर नहीं होता है और वो अलग चल देते हैं। हालांकि सभी साथियों का और जनता का इतना महत्व देना ही हमारे जीवन का एक टॉनिक होता है, एक विटामिन होती है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि हमारी पत्नी या किसी अगर महिला है तो उनके पति, उनके बच्चे, तो उनका एक सहयोग भी होता है और उनका एक स्थान होता है जीवन में। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका परिवार में पत्नी और बच्चों का क्या महत्व है और वो क्या क्या करते हैं। थोड़ा जानकारी सबको मिले, जैसे हमारे साथी उनके बारे में भी जाने और कुछ क्या उनका जीवन चल रहा है, आजकल क्या कर रहे हैं, ये बताएं संक्षेप में। जी, मैं संक्षेप में ही बताता हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। मेरी पत्नी बेसिक शिक्षा में शिक्षा मित्र हैं, तो वह नियमित अपने स्कूल जाती हैं और बच्चों को एजुकेशन देने का काम करती हैं। साथ ही वो भी स्वयं भी लिखती हैं और भजन लिखने की उन्हें ज़्यादा पसंद है और जब भी उन्हें समय मिलता है तो वो लिखती हैं। बेटी वर्तिका तोमर को यहाँ सभी ज़्यादातर जानते ही हैं क्योंकि वो स्वयं भी एक अच्छी कवित्री है। वो बीबीए की स्टूडेंट है और बीबीए सेकंड ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। और बेटा भी अयोध्या से शुरुआत कर चुका है काव्य पाठ की, उसको भी हम सभी ने सुना था वहाँ। तो परिवार का सहयोग पूरा मिलता है क्योंकि परिवार में एक माहौल है कविता का, वो सबके सहयोग के बिना तो संभव था ही नहीं कुछ भी। और अगर कहीं जिन परिवारों में टांग खिंचाई होती है वहाँ जो है शायद मैं समझता हूँ कि वो उतना अच्छा माहौल बन नहीं पाता। और मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है। तो ये छोटा सा परिचय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक साहित्यकार का जो उसका पति या पत्नी है, उसका जो अर्धांगिनी है या उनके पति हैं, वो
सहयोगी हों या प्रशंसक हों, तब तो निश्चित रूप से उन्हें सहयोग मिलता है, लेकिन साथ साथ उनकी भी हॉबी सेम हो, उसी समान हॉबी हो, तो समान हॉबी होने से निश्चित रूप से और भी आदमी के काम को चार चांद लग जाते हैं, उनकी संभावनाओं को और पंख लग जाते हैं। और यदि माता पिता से प्रेरणा लेकर, माता से या पिता किसी एक से प्रेरणा लेकर बच्चे भी अगर अपने नियमित पढ़ाई के अलावा अपने नियमित जो जीवन के उद्देश्य हैं, यानी हमारे भारत में जीवन यापन के लिए व्यवसाय करना या नौकरी करना आवश्यक है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, तो उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ यदि एक हॉबी के रूप में साहित्य है बच्चों का, तब तो निश्चित रूप से वो माता पिता को भी सहयोग करेंगे, स्वयं भी आगे बढ़ेंगे और मार्गदर्शन उनको निश्चित रूप से माता पिता का मिलेगा। बहुत अच्छा, परिवार के बारे में जान के हमारे साथियों को अच्छा लगेगा। कुछ साथी हमारे जानते थे सब ये, और कुछ साथी हमारा कार्यक्रम जब देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, तो जानेंगे इसके बारे में। और ये निश्चित बात है कि व्यक्ति क्या है, यदि उसको लोग जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत समय ऐसे निकल जाता है, ऐसे हेलो हाय में निकल जाता है, हम एक दूसरे को जान नहीं पाते। तो हम ये जो कार्यक्रम होते हैं, साक्षात्कार के इस प्रकार के शो होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, इनका उद्देश्य ये होता है कि हम अपने काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको जाने समझें, और किन परिस्थितियों में लिखते हैं वो, किन परिस्थितियों में रहते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। आमतौर पर कहा जाता है कि भारत के देश की जो नीति बनाते हैं वो एसी कमरों में बैठ के और खेती किसानी की बातें करते हैं। तो इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, हालांकि जो इसी में बैठते हैं, कभी उन्होंने भी घर में काम किया, उन्होंने भी खेत देखे होंगे, उन्होंने भी गलियां देखी होंगी, तो परसेप्शन अलग होता है लोगों का जब रचनाएं पढ़ते हैं, जब कवि सम्मेलन में सुनते हैं। लेकिन जब पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे पूरे जीवन की बातें सुनते हैं, तो उन व्यक्तियों का परसेप्शन चेंज होता है, धारणाएं बदलती हैं। धारणा के साथ साथ फिर नए सिरे से रचनाओं को नई तरीके से पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। जरूरी नहीं कि किसी कार्यक्रम के बाद में किसी कवि की रेटिंग बढ़ जाए या किसी कवि को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे, लेकिन ये जानेंगे कि यथार्थ क्या है और उसका लेखन कैसा है। तो मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के बाद में आपको हमारे साथी, हमारे दर्शकगण, हमारे साहित्यकार मित्र और समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इस कार्यक्रम बाद में जो भी साथी कमेंट करेंगे, उन प्रश्नों का भी उत्तर हम लोग कमेंट्स में देने का प्रयास करेंगे। मैं भी प्रयास करूंगा और मानव सिंह राणा जी भी करेंगे। इस कार्यक्रम को हम फॉलो करेंगे, जो करेंगे। और हम चलते चलते चाहेंगे कि मानव जी एक रचना सुनाएं और उसके बाद हम समापन करें। जी अवश्य। एक और ऐसी रचना जिसको बहुत सराहा लोगों ने, जो कि जब मैं अपना उपन्यास एक और बागवान लिख रहा था, तो उसको लिखते लिखते मैंने ये जो है लिखना चालू की थी रचना, और बहुत पसंद की सभी ने। आंगन का कड़वा सच मैं सुनाता हूँ। बहुत अच्छी रचना आपकी, बहुत अच्छी रचना आपकी है जी। एक बागवान जब अपने रिश्तों को टूटते हुए देखता है तो वो क्या महसूस करता है, उस दर्द को रखने की कोशिश करता हूँ इस गीत के माध्यम से। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। भाई से भाई की दूरी केवल केवल उनकी तकरारें हैं। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें हैं। और पहला बंद है कि देख रहा है बागवां बैठा आंगन के टुकड़े टुकड़े, आंगन के टुकड़े टुकड़े, आंगन के टुकड़े टुकड़े। खुश रहते थे जो दिल से सदा, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े, उतरे हुए मुखड़े मुखड़े। बागवां के हिस्से में केवल केवल उसकी मनुहारें। आंगन का कड़वा सच केवल
केवल उसकी दीवारें। और क्या सोचता है वो कि किलकारी जब तुम्हारी गूंजी, वो पल सोच रहा है वो। जब वो आंगन के टुकड़े होते हैं तो उसी आंगन में जब तुम्हारी किलकारियां गूंजी थी तो उनको याद करता है वो कि किलकारी जब तुम्हारी गूंजी, वो पल सोच रहा है वो पल सोच रहा है वो पल सोच रहा है वो। कितना ताप सहा है उसने, बैठा सोच रहा है वो, बैठा सोच रहा है वो, बैठा सोच रहा है वो। आज उसी की संतानें उस पे फूले उतारे हैं। आज उसी की संतानें उस पे फूले उतारे हैं। आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें, केवल उसकी दीवारें, केवल उसकी दीवारें। और क्या देखता है वो कि टूटी चप्पल फटी बनियानी, बागवां अपनी देख रहा है। टूटी चप्पल फटी बनियानी, बागवां अपनी देख रहा है। बागवां अपनी देख रहा है, बागवां अपनी देख रहा है। ठंडक ढककर बच्चों की अपनी आंखें सेक रहा है, अपनी आंखें सेक रहा है, अपनी आंखें सेक रहा है। अरे बागवां के हिस्से में केवल यादों की मीनारें, आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें। और अंतिम पद में एक मैसेज बागवां की तरफ से देने की कोशिश की है। अगर वो सही हो तो बताइएगा सभी कमेंट में कि मेरे बच्चों सुन लो तुम अब, ये दौर तुम्हारा भी आएगा, ये दौर तुम्हारा भी आएगा, ये दौर तुम्हारा भी आएगा। तेरा बच्चा जो देखेगा वही तो वो दोहराएगा, वही तो वो दोहराएगा, वही तो वो दोहराएगा। मैंने भूल में जीवन काटा, अब रामू के सहारे, आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें। भाई से भाई की दूरी केवल केवल उनकी तकरारें, आंगन का कड़वा सच केवल केवल उसकी दीवारें, केवल उसकी दीवारें। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंगन का कड़वा सच केवल उसकी दीवारें हैं, क्योंकि भाई अलग होते हैं, बहनें अलग होती हैं, लेकिन वो सच तो कड़वा है, लेकिन कड़वाहट किसी प्रकार नहीं होनी चाहिए। होती है लेकिन किसी प्रकार से समायोजित करके ये कड़वाहट कम करें। हम समाज में सभी से ये निवेदन करेंगे।
कोई चीज सामने रखी जाती है उसका मतलब यह है कि ऐसा समाज में हो रहा है और ये न हो तो बहुत अच्छा है, इसीलिए कोई बात आगे लाई जाती है। सभी इसे सार्थक रूप में लें, इसे सत्य मानकर ये न माने कि हमारी नियति है, दीवारें खड़ी होंगी और कड़वाहट होगी। ये न माने कड़वाहट होती है इसलिए रचना लिखी गई है, कड़वाहट को कम करें और परिवार में प्रेम रस बरसाएं। यदि प्रेम रस परिवार में बरसेगा तो समाज में आगे बढ़ेगा। तो मानव जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, हमें बहुत जानकारियां मिली, हमारे साथियों को आपकी कई रचनाएं सुनी, प्रसिद्ध रचनाएं जो कि कवि सम्मेलनों में सराही जाती हैं, वो रचनाएं सुनी और जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में आपके विचार सुने, वो आयाम सुने और उनसे संघर्षों से अपने किस प्रकार से लोहा लिया और निखर कर आए और हर संघर्ष के बाद में व्यक्ति निखर के आता है। अभी आप बीमारी से गुजरे हैं और बीमारी के बाद में निश्चय मानिए आप टचवुड आप और अधिक निखर कर आए हैं। आज पूरे 1.5 घंटे हमने लिया, ये टेस्ट हुआ, ये 1 घंटा 35 मिनट हम लोगों ने वार्ता की है और वार्ता सही वार्ता रही, आप पूरी वार्ता कर पाए। ये भी हो गया कि अब हम आगे 1-2 महीने बाद में और आपका स्वास्थ्य फिजिकली, अभी कमरे में बैठ के 1 घंटे 1.5 घंटे बात करना एक अलग बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि अभी पिछले 7 महीने से आपने कोई वार्ता इतनी लंबे समय की। अप्रैल में हमारे गांव भी गए थे, तब आप, मुझे मालूम है कि आप लगातार फोटोग्राफी भी कर रहे थे, अपना परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं था, तो तभी से गिरावट आई। उसके बाद में मई में आपका स्वास्थ्य ज्यादा गिर गया, तो अब ठीक है, स्वास्थ्य आपका ठीक महसूस हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको बहुत आवश्यकता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और धीरे धीरे इसको, स्वास्थ्य को फिजिकल भी ठीक करें और दवाओं से तो ठीक होगा ही होगा, ये हम कामना करते हैं आपके लिए। और सभी साथियों को हम फिर साधुवाद देते हैं। हमारे साथ जो साथी जुड़े थे, उमंग सरीन जी, अखिलेश कुमार जी, अरुणा राणा जी, तीर्थदेव शर्मा जी, प्रदीप चौहान जी, भानु प्रताप तोमर जी, छोटू सिंह प्रजापत जी, गुलजार सिंह यादव जी, यश कीर्ति जी, और इसके अलावा अरुणा राणा जी अपने दूसरे यूट्यूब सीता रसोई से जुड़ी हुई थी, तो बहुत बहुत आभार। और हमारे कार्यक्रम में सभी लोगों को संवर्धन के लिए हमेशा आते रहें और आगे भी हमारे कार्यक्रम में, साइट 24 के कार्यक्रम में, हमारे सप्तक कार्यक्रम में आए और भाग भी ले हमारे कार्यक्रमों में, ये सबसे निवेदन है। हम कार्यक्रमों को नियमित करेंगे कार्यक्रमों को, और जैसे मानव जी ने कहा है कि कार्यक्रम और भी विविध तरीके से होंगे। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद। जय